तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे की कुछ क्लासेस में आपको इतना तो पता लग गया कि पॉड, देखो जो तीन मेजर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे अगर आप कभी प्रैक्टिकली डील कर रहे हो। एक होता है पॉड, दूसरा होता है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है रेप्लिका सेट, और एक चौथा भी होता है जिसको कि हम बोलते हैं डेमन सेट, ठीक है, डेमन सेट। तो ये जो चार ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये यूजुअली आप क्यूबरनेटिस में देखते हो जब भी आप किसी पॉड वर्ड से रिलेटेड कोई भी ट्रबल शूटिंग करते हो या पॉड्स को जब विजुअलाइज करते हो, तो ये चार पॉड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पिक्चर में आता है। तो सबसे पहला वो तो खुद पॉड ही है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट जिसको कि आपको डिप्लॉय करना होता है। ये बाकी के तीन जो है वो हेल्पिंग हैंड होते हैं। इनका काम होता है कि इस पॉड को कैसे आप बेटर वे में मैनेज कर सको। अब मैंने आपको पिछले में बताया था कि एक होता है आपका स्टेटफुल और एक बताया था मैंने आपको स्टेटलेस। तो स्टेटफुल एंड स्टेटलेस में जो पॉड डिप्लॉय होता है, पॉड के दो टाइप होते हैं। इनके अंदर जो पॉड की जो नेचर है कि वो अपना डेटा लूज कर देता है, बेसिकली स्टोरेज से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप पॉड का जो नेचर देखोगे, पॉड के अंदर अंदर देखो कंटेनर चलता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो जब मैं पॉड की बात कर रहा हूँ तो मैं अंदर के कंटेनर्स की ही बात कर रहा हूँ। तो पॉड के पास जो रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, आईपी, ठीक है, सीपीयू, रैम, जिसको कि हम सीपीयू एंड रैम को एक साथ रखते हैं, स्टोरेज। तो आईपी हो गया आपका नेटवर्किंग का पार्ट और स्टोरेज हो गया जो कि आपका डेटा स्टोर करता है। तो आईपी नेटवर्किंग के लिए ऑलरेडी क्यूबरनेटिस में सर्विसेज होती हैं। सर्विस एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने आप आईपी को फिक्स कर सकते हो। बेसिकली आप एक वर्चुअल आईपी काइंड डिफाइन कर सकते हो ताकि आपका पॉड बैकएंड में चाहे ऐड हो माइनस हो, आपके आईपी पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जो स्टोरेज होता है सबसे क्रिटिकल चीज, क्योंकि जो भी डेटा आपका कंटेनर प्रोसेस कर रहा है वो डेटा जो है वो एक्सटर्नली स्टोर होना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई नया कंटेनर या पॉड अगर पिक्चर में आता है तो उसको वो पूरा का पूरा डेटा मिल जाए। तो ये सारा खेल जो है वो यहाँ पर इन रिसोर्सेज का होता है। तो मेनली जो है स्टोरेज का गेम होता है जिसमें आप स्टेटफुल एंड स्टेटलेस की बात करते हो, ठीक है। तो स्टेटफुल में क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपकी जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है एक्सटर्नली कंट्रोल करके, ठीक है। एक्सटर्नली कंट्रोल का मतलब ये कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप अपना स्टोरेज माउंटिंग करते हो और आपका डेटा जो है वो कंटेनर से बाहर उस स्टोरेज में चला जाता है। तो जब भी कोई नया कंटेनर या पॉड जो पिक्चर में आएगा तो उसको वो अपना स्टोरेज मिल जाएगा। तो ये स्टेटफुल हो गया जिसमें आपका डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होता है। स्टेटलेस वो होता है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका ऐसा कोई टाइप है। लेट्स से जैसे मैंने एपीआई सर्वर बोला था, तो एपीआई सर्वर एक ऐसी चीज है जिसके पास खुद का कोई डेटा नहीं होता है। एपीआई सर्वर बेसिकली बस एक कम्युनिकेटर होता है जिसका काम होता है कम्युनिकेशन कराना। तो बैकएंड में जो डेटाबेस है आप उसको स्टेटफुल बना सकते हो, फ्रंट एंड में आप जो एपीआई सर्वर आप स्टेटलेस बना सकते हो। अगेन ये डिजाइन का पार्ट है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हमेशा एपीआई सर्वर को स्टेटलेस लो। आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, आपको एज एन आर्किटेक्ट, अगर आप आर एन डी आर्किटेक्ट हो तो आपको डिजाइन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बेस्ट लगेगा, किस तरीके से आपका जो डिजाइन है वो बेस्ट बन सकता है। लेकिन एक जनरल सजेशन अगर बोलोगे तो लाइट से कि अगर डेटाबेस है या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप स्टेटफुल में लेके जाते हो। और जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो पॉड डिलीट हो जाए तो कोई डेटा को कोई दिक्कत नहीं है, आप नया पॉड लॉन्च करो, नया पॉड पिक्चर में आएगा। अब देखो सीपीयू रैम आपका कंटेनर हैंडल कर रहा है, ठीक है, जो कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर है। आईपी नेटवर्किंग वो आपका क्यूबरनेटिस हैंडल कर रहा है। ये जो स्टोरेज होता है, जो फोर्थ जो टाइप है, ये पार्ट आपका क्यूबरनेटिस ही हैंडल करता है। लेकिन यहाँ से आपका गेम चेंज हो जाता है, यहाँ से आपका स्टेटफुल और स्टेटलेस के बीच में मेजर डिफरेंस आता है। इसके बाद मैंने एक स्पेशल टाइप का पॉड बताया था जो कि मैंने बोला था कि आपको कि सिर्फ और सिर्फ उसी नोड पे मिलेगा जिस नोड पे आप ईटीसी के अंदर लिखते हो, जिनको कि हम बेसिकली स्पेशल टाइप के पॉड्स बोलते हैं। उस पॉड का नाम क्या था, कोई बताएगा? तीसरे टाइप का जो स्पेशल पॉड था जो कि स्पेसिफिक किसी नोड पे ही चलता है। और आप क्यूबरनेटिस जो है, आप क्यूबसीटीएल कमांड से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ना तो आप उसे लॉन्च करते हो, ना तो आप उसको डिलीट करते हो। स्टैटिक पॉड, स्टैटिक। ऐसे पॉड्स को हम बोलते हैं स्टैटिक पॉड। आज जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो देखो सबसे पहला आप कभी भी काम करते हो ना क्यूबरनेटिस के अंदर, तो हमेशा नेम स्पेस पहला आपका पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? नेम स्पेस। तो अगर मैं बोलता हूँ क्यूबसीटीएल गेट एनएस, तो ये मुझे सारे नेम स्पेस बता देता है।
तो आपको सबसे पहले अपने यूजर का एक नेम स्पेस बनाना चाहिए जिसमें आप अपनी सारी टेस्टिंग करोगे, जो भी आप अपना काम करना चाहते हो। हर एक एप्लीकेशन का अपना एक नेम स्पेस होता है। क्यूबरनेटिस में कुछ डिफॉल्ट नेम स्पेसेस जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, जैसे कि एक डिफॉल्ट होता है, ठीक है, और बाकी के होते हैं। यहाँ तो मैंने देखो एक क्लास के लिए बना के रखा हुआ है नेम स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे नेम स्पेस नहीं स्पेसिफाई करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चला जाता है। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज का आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस बनाओ कि आप अपने ही नेम स्पेस में काम करो, जो आपका नेम स्पेस है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे नेम स्पेस क्रिएट करना है, तो मैं करूंगा क्यूसीटीएल क्रिएट एनएस, और उसके बाद मैं नाम दे दूंगा, जैसे लेट्स से मैंने बोला टेस्ट 1। तो अब ये क्या करा है इसने, देखो बेसिकली इसने क्या किया, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्यूबसीटीएल एक टूल है जिसमें आप आर्गुमेंट्स पास करते हो, जैसे मैंने बोला क्रिएट एनएस, और एनएस का नाम। ये क्या करता है, बैकएंड में इसको जेसोन में कन्वर्ट करता है, और जेसोन में कन्वर्ट करके क्यूब एपीआई सर्वर को भेजता है। क्यूब एपीआई सर्वर उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके वापस जेसोन में रिस्पॉन्स देता है, और क्यूब सीटीएल उसको वापस कन्वर्ट करके आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। तो आपने लिखा क्यूसीटीएल क्रिएट एनएस टेस्ट 1, यहाँ बैकएंड, और आपको रिस्पॉन्स आया नेम स्पेस टेस्ट 1 क्रिएटेड, मतलब आपका काम हो गया, जो आपने उसको टास्क दिया। बैकएंड में जेसोन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ से जेसोन गया, वहां से जेसोन में रिस्पॉन्स आया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब हम करते हैं क्यूबसीटीएल गेट एनएस। तो अब देखो आपको एक नया नेम स्पेस मिल गया टेस्ट 1, तो मैं अपनी सारी टेस्टिंग इस नेम स्पेस में करूंगा। नेम स्पेस का अपना कोटा होता है, ठीक है, ये सब हम करेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। अब मैं आपको जो समझाऊंगा वो मैं समझाता हूँ सबसे पहले, कि अगर मुझे एक पॉड को डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब मैं एक पॉड को अगर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, एक सिंपल पॉड, लेट्स से कि मैं एक सिंपल पॉड डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, कि इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल पॉड्स, कुछ YAML फाइलें क्रिएट करके रखी थी, जैसे कि एक छोटा सा डिप्लॉयमेंट YAML है। ये डिप्लॉयमेंट YAML है। आपको सबसे पहली चीज जो YAML में पढ़नी होती है, वो क्या पढ़ना होता है, काइंड। जब आप किसी भी YAML का काइंड चेक करते हो, तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। उसी हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे करते हो। अब मुझे पता लग गया कि ये एक डिप्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या हुआ है या चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रेप्लिका लिखा हुआ है, तो इसमें मैं एक और चीज यूज कर रहा हूँ, वो है रेप्लिका सेट। तो इट इज पॉसिबल कि आप एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, आप रेप्लिका सेट को भी कॉल कर सकते हो। कितना आसान है, क्योंकि रेप्लिका सेट का जो प्योर पर्पज है ना, वो सिर्फ नंबर ऑफ कॉपीज को मेंटेन करना है। तो जरूरी नहीं कि आप अलग से YAML लिखो रेप्लिका सेट की, आप अपने डिप्लॉयमेंट के अंदर ही रेप्लिका सेट को डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में जाके। बहुत इजी होता है। तो यूजली लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा जो है वो डिप्लॉयमेंट के अंदर ही रेप्लिका सेट को डिफाइन करते हैं, अलग से क्यों इतनी सारी YAML फाइल्स लिखना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आप अगर YAMLs देखोगे, तो बेसिकली काइंड ऑफ इक्विवेलेंट है आरपीएम्स के, अगर आप लाइनेक्स से कंपेयर करो। तो लाइनेक्स में जैसे आरपीएम होते हैं, वैसे ही क्यूबरनेटिस में YAMLs होती हैं। अब आपको अगर एक सर्विस डिप्लॉय करनी है, और उस सर्विस की 10 YAML फाइल्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली आप इमेजिन करो कि 10 आरपीएम है आपके लाइनेक्स में, तो आपको उनका सीक्वेंस और वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप उनको डिप्लॉय कर सकते हो, नहीं तो आपको डिपेंडेंसी एरर आता है। ऐसे ही YAMLs के भी केस में आपको पता होना चाहिए कि पहले मुझे कौन सा डिप्लॉय करना है। अगर मैंने किसी YAML को पहले रन कर दिया, जो कि वो YAML वहां पे नहीं चलना चाहिए था, तो वो क्या होगा, वो डिपेंडेंसी एरर थ्रो कर देगा। तो अगर डिपेंडेंसी एरर थ्रो करेगा, तो फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर आप कंफ्यूज कि मैं पहले कौन सा रन करूं। क्या मैं पहले नेम स्पेस, अब आपने नेम स्पेस से पहले ही डिप्लॉयमेंट YAML चला दी, और इसको चाहिए नेम स्पेस, तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है। इसी प्रॉब्लम को हेल्म ने सॉल्व किया था, कि उसने बोला हम एक सिंगल व्यू देंगे, जिसमें आप सिर्फ हेल्म लिखोगे, इंस्टॉल लिखोगे, पैकेज का नाम लिखोगे, उसके बाद आप नेम स्पेस दोगे, और उसके बाद आप सीधा लोकेशन बता दोगे, और वो ऑटोमेटिकली सारे YAMLs, जितने भी YAMLs होंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, सभी को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा, और आपका पूरा का पूरा जो एक CNF है वो डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है डिप्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे अब मैं एक पॉड को डायरेक्ट भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, या मैं एक पॉड को डिप्लॉयमेंट के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब डिप्लॉयमेंट के थ्रू डिप्लॉय करने का फायदा क्या होता है, तो देखो उसका फायदा ये होता है कि आपका जो पॉड है वो मैनेज होगा विद द अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट एक तरीके से मैनेजर का रोल प्ले करेगा, मॉनिटर करेगा। अगर उसको लगेगा कि कोई भी दिक्कत है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेगा। अगर आप डायरेक्ट पॉड डिप्लॉय कर देते हो, और अगर वो पॉड डिलीट हो गया, तो उसको कोई भी स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले क्या कहते हैं, एक पॉड बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसमें रेप्लिका लिखेंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर एक कंटेनर को रन करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कि मैंने एक
ऑलरेडी YAML फाइल बना रखी है, आपको दिखाऊंगा अभी। तो हम यहाँ पर कुछ YAML फाइल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं CD YAMLs, यहाँ पे मैंने कुछ YAML पहले से रखे हुए हैं, बट मैं आपके सामने एक नया YAML बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फाइल वन डिप्लॉयमेंट, इसको मैं नाम दूंगा डिप्लॉयमेंट वन डॉट YAML। अब इसके अंदर देखो मैं क्या पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने लिखना है एपीआई वर्जन, आपके एपीआई सर्वर का। काइंड से आपको बताओगे कि डिप्लॉयमेंट है, मेटा डेटा में उसका नाम दे दोगे कि वो किस नाम से उसको बुलाएगा। बेसिकली इस डिप्लॉयमेंट का ये नाम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में देखो मैंने रेप्लिका सेट को कॉल किया है। रेप्लिका सेट को कॉल करना कितना आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसका आर्गुमेंट दिखाना है कि रेप्लिका इक्वल टू 2। फिर ये आपका मैचिंग लेबल होता है कि ये हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए, कि नेटवर्किंग में कैसे एक पॉड को पता चलेगा नेटवर्क को कि मुझे इस पॉड पे जाना है, तो उसके लिए हम लेबल यूज करते हैं, ठीक है, सिलेक्टर। अब इसके बाद जो यहाँ पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है स्पेसिफिकेशन, कि मुझे कंटेनर जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ उस कंटेनर की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंटेनर का नाम। तो देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्लास की पूरी क्लास हाइफन कंटेनर लिखा है, क्यों? ताकि आपको पता चले कि पॉड के अंदर कौन सा कंटेनर चल रहा है, ये इसकी लोकेशन है, इमेज कहाँ से डाउनलोड होगी, तो ये आपको रेपो बतानी पड़ेगी किस रेपो से आपको डाउनलोड करना है, और ये टैग देना पड़ता है। देखो ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आज आपको एक इसका और भी इम्पोर्टेंट बताऊंगा, इसका एक फायदा टैग्स को देने का। जब आपको जनरली नहीं पता होता है टैग, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, लेटेस्ट लिख देते हो, लेटेस्ट या डिफॉल्ट। या खाली लिख देने से भी लेटेस्ट आ हाँ। ही जाता है। हाँ, तो वो क्या करता है कि आपकी रेपोजिटरी में उस कंटेनर इमेज की जितनी भी बिल्ड्स होंगे उन सब में जो सबसे नया वाला होगा वो उसको फॉलो करेगा, उसको उठाएगा, ठीक है। पोर्ट्स में आपको कमांड देनी होती है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कंटेनर का पोर्ट 80 जो है वो एक्सपोज हो जाए बाहर के होस्ट के साथ। तो जब भी मैं अपने बाहर के होस्ट के 80 को कनेक्ट करूंगा वर्कर नोड के पोर्ट को, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कंटेनर के 80 मेरे 80 पर लेकर चला जाएगा। तो ये हम चाहते हैं कि हमारा ये एक्सपोज करना। फिर कमांड, कुछ कमांड आप देना चाहते हो, जैसे मान लो आपको कंटेनर में कोई कमांड स्टार्ट स्क्रिप्ट लगानी है, कि लेट से कि आपका अगर कोई कंटेनर अप हो रहा है तो कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करे जिसके अंदर आप अपने कोई प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि एसएच करो और यहाँ पे लिखो बस एको करा लो, क्या हेलो क्यूबरनेटिस, और स्लीप करा लो। तो बहुत छोटी सी बेसिक कमांड, आप इसमें कमांड्स ऐड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर YAML फाइल को लेंगे। तो एक चीज देखो याद रखना, जब आप kubectl गेट पॉड करते हो, ठीक है, गेट पॉड हाइफन ए, चलो लेट से आपने यहाँ पे नहीं किया। अब देखो ये बोल रहा है नो नेम्स, नो रिसोर्स फाउंड इन द टेस्ट वन नेम स्पेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है वो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, फिक्स कर दिया है। तो मेरे केस में हमेशा टेस्ट वन ही दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पॉड देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि जब मेरे पास कोई YAML फाइल होती है, तो आपको लोगों के लिए बताता हूँ। इस YAML फाइल को आप जब अप्लाई करते हो, अब आप लिखते हो kubectl अप्लाई, ठीक है, उसके बाद हाइफन फाइल, और इसके बाद आप अपने फाइल का नाम देते हो। तो ये क्या करता है कि kubectl कमांड इस फाइल के कंटेंट को पढ़ता है YAML को, और फिर ये इसको JSON में कन्वर्ट करके एपीआई सर्वर को दे देगा। अब एपीआई सर्वर क्या करता है, वो इस चीज को पढ़ेगा कि आपने क्या बोला है। अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है पहले से, अगर लेट्स से कि वो ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, तो ये उसको अपडेट कर देगा। मतलब ये कि क्यूबरनेटिस के अंदर किसी रनिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसको डायरेक्ट रन टाइम पे एडिट करो, क्यूसीटीएल एडिट लिख के। उसमें क्या होता है कि स्क्रीन प्रॉम्प्ट पे कई बार मान लो स्पेस का गड़बड़ हो गया या किसी चीज का एरर हो गया, तो आपका वो पर्टिकुलर एडिट जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका आउटपुट ले लो, और आउटपुट आप कैसे लेते हो, मैंने आपको बताया था हाइफन ओ करके YAML करके फॉर्मेट में। तो आपको पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा एक आउटपुट निकल के मिल जाएगा YAML फाइल में। और आप फिर उस फाइल में कोई भी चेंजेस करो, और चेंजेस करके आप उसको सीधा अप्लाई करो, तो वो अपडेट करेगा, क्रिएट नहीं करेगा, वो अपडेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे आउटपुट आया क्या, कि डिप्लॉयमेंट्स डॉट एप्स। तो ये डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स क्या है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, क्यूबरनेटिस की नजर में ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसने बोला कि मैंने इस पर्टिकुलर नाम से ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है, क्रिएटेड। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे क्यूब सीटीएल, तो मैं यहाँ पे वॉच करूंगा। वॉच क्यों करूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना। अब वो पता है कि पॉड को आप आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा गेट पॉड। तो अब देखो ये मुझे क्या बोल रहा है कि ये आपका पॉड है, ठीक है। ये देखो ये दो पॉड दिख रहे हैं आपको, वन बाय वन रेडी, और ये रनिंग, मतलब ये अब भी हो गए, क्योंकि छोटा सा था, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो था नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा, और उसके बाद मैं
देख पा रहा हूँ क्यूब सीटीएल गेट पॉड, तो ये मुझे बोल रहा है कि दो पॉड चल रहे हैं। आपको याद है मैंने आपको दिखाया था कि रेप्लिका, तो यहाँ पे हमने बोला था YAML डिप्लॉयमेंट वन डॉट YAML। यहाँ पे आप देखो मैंने रेप्लिका लिखा था टू। अब दो, रेप्लिका हाँ। टू लिखा था मतलब कि मेरे दो कॉपी लॉन्च हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो पॉड चल रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस कैसे पता लगता है, तो देखो आपने जो अपने ऑब्जेक्ट को नाम दिया था फाइल में, देखो मैंने क्या नाम दिया था, K4E क्लास डिप्लॉयमेंट। तो K4E क्लास डिप्लॉयमेंट तो ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। इसके बाद क्यूबरनेटिस अपने आप से कुछ रैंडम स्ट्रिंग सिलेक्ट करता है, और उन रैंडम स्ट्रिंग के बेसिस पर वो अलग अलग पॉड लॉन्च करता है। लेट्स से कि अगर मैं इसको बोलता हूँ क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड। अब मैंने किया क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड ये स्पेसिफिक, तो अब क्या होगा कि ये पॉड मेरा डिलीट हो गया। अब ये जो पॉड डिलीट हुआ इसका आप नंबर याद रखो, इसका जो ये स्ट्रिंग नंबर है, ठीक है, ये जो आप नंबर देख रहे हो, इस पर्टिकुलर अभी क्या कर रहा है, ये देखो डिलीट कर रहा है, तो जब ये डिलीट कर रहा है तो थोड़ा ग्रेसफुल डाउन कर रहा है ना इसको, तो इसलिए टाइम ले रहा है। तो जब तक ये कमांड कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये स्क्रीन जो है आपकी हटेगी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि इस पर्टिकुलर में लेट्स से मैं क्यूसीटीएल गेट पॉड करता हूँ, क्यूसीटीएल गेट पॉड, तो यहाँ पे मुझे अभी देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अब तीन दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, एक टर्मिनेट हो रहा है जो कि मैंने हम्म। डिलीट किया था, टर्मिनेटिंग। और उसी के साथ एक ऑटोमेटिकली नया लॉन्च हो गया। अगर आप पुराने से कंपेयर करते हो, देखो यहाँ चल गया ये कमांड। अगर आप पुराने से कंपेयर करते हो तो 5PVDQ और HVFJM, ठीक है, यहाँ पे देखो HVFJM 5V, ये तो आपका टर्मिनेटिंग में था। अब देखो अब आपकी कॉपीज कितनी आ रही हैं, अब आप यहाँ पे दो कॉपी दिखाएगा। चलो कई बार क्यूबसीटीएल टाइम लेता है आउटपुट लाने में। देखो तो यहाँ पे आपको देखो दो कॉपी दिख रही है। इसका मतलब है कि रेप्लिका क्या करता है, आपकी कॉपीज को मेंटेन कर रहा है। आपको अगर मान लो किसी ने भी रन टाइम पे किसी भी रीजन से आपके पॉड को डिलीट कर दिया, किसी ने भी कर दिया डिलीट, लेकिन रेप्लिका विल मेक श्योर कि नंबर ऑफ कॉपीज हमेशा टू रहे। अब आप यहाँ देख रहे हो, एक की एज है 58 सेकेंड, एक की एज है 3 मिनट, मतलब ये हम्म। पुराना है और ये नया है। अब मैं अगर रन टाइम पे लेट्स से, अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। तो देखो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट्स पहचानो, क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, गेट डिप्लॉयमेंट, ये क्या बताएगा आपको, आपका डिप्लॉयमेंट ये है रेडी टू आउट ऑफ टू, मतलब कि दो में से दो रेडी हैं, अप टू डेट है दो, अवेलेबल दो, दोनों की दोनों अवेलेबल है, और एक जो है वो सबसे बड़ी वाली दिखाएगा 3 मिनट्स। मतलब कि ये आपका डिप्लॉयमेंट परफेक्ट चल रहा है। इस डिप्लॉयमेंट के बाद आप अगर देखोगे क्यू सीटीएल गेट रेप्लिका, देखो ये मैंने क्रिएट नहीं किया ना, ये तो मैंने सिर्फ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन क्यूबरनेटिस तो अलग अलग काम करता है ना, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप एक ही फाइल में दोनों को डिफाइन करो, लेकिन जो क्यूबरनेटिस क्रिएट करेगा तो वो एक अलग से रेप्लिका सेट बनाएगा। तो आप ध्यान से देखो, डिप्लॉयमेंट जो है वो रेप्लिका सेट को कंट्रोल कर रहा है, और रेप्लिका सेट जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके नंबर ऑफ कॉपीज को कंट्रोल कर रहा है। तो आपने अपने केस, इस केस में आपने एक तरीके से काइंड ऑफ स्टेटफुल पॉड बना दिया, इवन दो ये प्योरली स्टेटफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज को आपने ऐड नहीं किया है। आप स्टोरेज को कर सकते हो तो ये आपका प्योर स्टेटफुल बन जाएगा, अभी ये फुली स्टेटफुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि रेप्लिकेशन। अब लेट्स से कि मुझे एडिट करना है, तो आप हमेशा डिप्लॉयमेंट को एडिट किया करो, रेप्लिका सेट को कभी भी अलग से कंट्रोल एडिट मत करो। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस अपने फंक्शन के लिए रेप्लिका सेट को अलग से चला रहा है, लेकिन आपका रेप्लिका सेट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, डिप्लॉयमेंट से। तो आपको अब अपने इस डिप्लॉयमेंट को लेट्स से एडिट करना है। तो दो तरीके होते हैं, क्यूब सीटीएल एडिट डिप्लॉयमेंट, ये होता है लाइव चेंजेस का, ठीक है, डिप्लॉयमेंट और नेम स्पेस। अब ये बोल रहा है कि आपका नेम स्पेस, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ओके, एडिट डिप्लॉयमेंट और इसका नाम, माय ना। मिस्टेक। तो देखो ये आपको एडिट स्क्रीन आ गया, ऑनलाइन स्क्रीन आ गई, जिसमें आप अपने हिसाब से अपनी चीजें चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने बोला रेप्लिका इक्वल टू 5। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा और मैं क्यू सी टी एल गेट पॉड करता हूँ फटाफट, ये देखो अचानक तीन कंटेनर और आ गए। तो देख रहे हो, जैसे ही आपने नंबर ऑफ रेप्लिका चेंज किया, ऑटोमेटिकली आपकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ गई। इमेजिन ये पॉड अगर वीएम होते, ठीक है, हम वीएम्स से कंपेयर करते हैं, आपने वीएम्स में भी काम किया होगा और फिजिकल सर्वर पे भी काम किया होगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे फिजिकल सर्वर को बढ़ाना हो तो कितना लंबा प्रोसेस होता है, पहले सर्वर खरीदो, डेटा सेंटर में लगाओ, ओएस डालो, ओएस डाल के उसके ऊपर सारे काम करो, करेक्ट, सारी चीजें करके। वीएम के केस में क्या होता है, वीएम के केस में हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता, आप जाते हो सीधे एक वीएम लॉन्च करते हो, एक और वीएम लॉन्च कर दोगे, आपका एक और वीएम लॉन्च हो गया। लेकिन यहाँ पे तो पॉड है, और पॉड क्या होता है, एप्लीकेशन।
रन टाइम पे मेरी एप्लीकेशन की जितनी भी कॉपीज मैं चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। मतलब ये कि मेरे लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। लेट्स से मेरे को लगा कि यार आज मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ रेप्लिका बढ़ा दिए। मुझे लगा कि यार मेरी तो जो कॉपीज हैं, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने चाहिए, क्योंकि अभी मेरा ट्रैफिक कम है। तो आप रन टाइम पे इसको जैसे ही एडिट करोगे, अब देखो मैं अब इस बार एडिट नहीं करूंगा, अब मैं इसको एक फाइल में आउटपुट लूंगा। तो आप क्या करोगे, क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, हाइफन ओ YAML। तो देखो ये पूरा का पूरा YAML में आ गया। इसको आप ओ जेसॉन करोगे तो ये आपको जेसॉन में दिखा देगा सारा आउटपुट। सेम आउटपुट आपको जेसॉन में आ गया। क्यों? क्योंकि एपीआई सर्वर इसी में बात करता है, बट मेरे को इंटरेस्ट है YAML में। इंटरेस्ट YAML में क्यों है? क्योंकि YAML को एडिट करना आसान होता है। देखो YAML हमारे लिए इजी है, जेसॉन तो एपीआई सर्वर का डिफॉल्ट लैंग्वेज है, ठीक है, वो तो डिफॉल्ट उसी में बात करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक फाइल पे रिडायरेक्ट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि डिप्लॉयमेंट, ठीक है, टू डॉट YAML। तो अब ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे आउटपुट को स्टोर कर देगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने एक लाइव ऑब्जेक्ट जो कि चल रहा था उसका बैकअप ले लिया। तो ये बैकअप लेने का भी एक तरीका होता है। जब आप एडिट एक्टिविटी करते हो ना कुबरनेटिस में, और आपको कोई चीज मॉडिफाई करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले आपको बैकअप लेना चाहिए। बैकअप लेने का फायदा क्या होता है? देखो बैकअप लेने का फायदा ये होता है कि लेट्स से कि आपको YAML भूल गए, ठीक है, और आपको YAML नहीं मिल रही है, तो आप कैसे दोबारा से डिप्लॉय करोगे? तो आप इसी YAML को यूज करके अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं इस फाइल को VI करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे VI टू डॉट YAML। अब ये आप देख रहे हो ना, ये इसने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कॉपी करी हैं जो कि मेरे ओरिजिनल फाइल में नहीं था। जैसे कि स्टेटस, देखो ये स्टेटस ये बता रहा है, तो इसने बेसिकली एक स्नैपशॉट ले लिया रन टाइम पे। इस स्नैपशॉट की हेल्प से भी मैं अपने पॉड को, अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ 2 या 1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके पहले आप देख लो, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है। क्यूबसीटीएल गेट पॉड, कितने 5 पॉड चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको सीधा लिखूंगा क्यूबसीटीएल अप्लाई हाइफन फाइल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिप्लॉयमेंट टू डॉट YAML। अब देखो ये एग्जिस्ट करता है पहले से, नया ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसने देखो क्या किया, कॉन्फ़िगर्ड, देख रहे हो इसने कॉन्फ़िगर किया। तो ये ये भी एक तरीका कंपेयर होता है किया। एडिट करने का। हाँ, ये एडिट करने का एक तरीका होता है जो कि ज्यादा बेटर है। पता है क्यों बेटर क्यों होता है? कि कई बार आप एडिट में स्क्रीन पे एडिटिंग करते हुए गलतियां कर सकते हो। देखो इट्स अगेन योर चॉइस, आपको जो भी अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है कि एक तो आपका बैकअप होता है, जिस बैकअप से आप कभी भी रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा, आपने अगर ये YAML फाइल बनाई है तो आप ऑनलाइन कहीं भी जाओ और आप वहां पे ऑनलाइन YAML वैलिडेटर ले लो, और वहां से आप जाके अपना YAML वैलिडेट कर लो। हो सकता है कहीं आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई डिक्लेरेशन गलत हो गया हो, तो उस केस में आपका ये अप्लाई फेल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, चलो पहले देख ही लेते हैं पॉड। देखो नंबर ऑफ पॉड कम हो गए, देख रहे हो, अपने आप कम हो गया। तो एक तरीका है अप्लाई का और एक तरीका है एडिट का, दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए। इन दोनों की हेल्प से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं, पूरे क्यूबरनेटिस में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, देखो क्यूबसीटीएल अगर मैं गेट पॉड करता हूँ या मैं गेट डिप्लॉयमेंट करता हूँ, और मैं इसमें लिखता हूँ हाइफन ए ऑल नेम स्पेस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूब सिस्टम कोड DNS। आप अपने क्यूबरनेटिस के कोर कंपोनेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, गेट डिप्लॉयमेंट के आगे आप यहाँ पे लिखोगे जैसे कि लेट से कैलिको, और यहाँ पे आप लिखोगे हाइफन ओ YAML। ओके, नेम स्पेस देना पड़ेगा ना, हाइफन एन क्यूब सिस्टम। लेट्स सी, इसने मुझे पूरा का पूरा कैलिको का आउटपुट दे दिया। अब मैं इसको एक फाइल में ले सकता हूँ, फाइल में लेके मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। मैं अपने कैलिको में कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ रन टाइम पे, या तो मैं एडिट कर लेता। पर मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको ऐसे एक फाइल में डाला जाए और यहाँ पे इसको डॉट YAML लिखा जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फाइल आ गई। अब मैं इस फाइल को जाऊंगा कैलिको, यहाँ पे मैं कोई बहुत छोटा सा चेंज करता हूँ, जैसे कि रेप्लिका, तो रेप्लिका में 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल क्यूबसीटीएल गेट पॉड हाइफन ए, तो यहाँ पे आपको कैलिको के कितने दिख रहे हैं? कैलिको नोड एक दिख रहा है, ठीक है। लेट से इसके अंदर है, एक बार देख भी लेते हैं इसके अंदर क्या है। देखो देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास कैलिको में, ये है डिप्लॉयमेंट कैलिको क्यूब कंट्रोलर। तो कैलिको क्यूब कंट्रोलर के आपका एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक दिख रहा है।
आप अगर इसको अप्लाई करते हो, जो फाइल मैंने अभी एडिट किया है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ kubectl अप्लाई -f केलिको YAML, देखो हो गया कॉन्फ़िगर। अब देखो kubectl गेट पॉड, ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे कमाल, हम्म। एक और कंट्रोलर आ गया। तो इससे आप अपने क्यूबरनेटिस का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस कर रहे हो, आप एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने क्यूबरनेटिस के जो चेंजेस हैं वो उनको इसकी हेल्प से कर सकते हो। आपको किसी भी फाइल को मॉडिफाई नहीं करना है। जैसे नॉर्मली आप पहले क्या करते थे, कहीं आपको कोई बोलेगा कि यार इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते थे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढते थे कि यार इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है। तो कोई बोलेगा ईटीसी में, कोई बोलेगा ओपीटी में, कोई बोलेगा किसी थर्ड पार्टी लोकेशन पे है। तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने में ही टाइम लग जाता था। लेकिन क्यूबरनेटिस के अंदर चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको आप डायरेक्टली kubectl गेट करो, ऑब्जेक्ट का नाम दो, ठीक है, उसके बाद -o YAML करके आप सीधा उसको एक फाइल में ले लो, और फाइल में लेके आपको जो चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर दो, इमीडिएटली अप्लाई जैसे करोगे वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगा। अब देखो आपके नंबर ऑफ कंट्रोलर बढ़ गए। अब अगर मैं यही सेम चीज लेट्स से मैं करता हूँ एडिट करके, तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका क्या नाम था, मुझे पहले ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का नाम था कैलिको क्यूब कंट्रोलर। तो अभी मैं इसको आपको ऑनलाइन एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे kubectl एडिट। देखो अब ये प्रैक्टिकल है तो यहाँ पे आपको इमेजेस डायग्राम्स नहीं दिखेंगे। तो ये चीजें अब आपको विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको क्यूबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर बताया है उस आर्किटेक्चर से अब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ओके अब ये यहाँ पर ऐसे चेंजेस हो रहा है। तो देखो मैं एडिट पे गया और मैं रन टाइम पे चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई रेप्लिका को 1 कर दो, तो अब ये रेप्लिका 1 होगा। तो जैसे ही ये 1 होगा, अब देखो रेप्लिका एक छोटी चीज है इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली ये कम हो गया, देखो ये कम हो गया। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो क्यूबरनेटिस के अंदर। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। नहीं। अब ठीक है चलो। अब एक चीज आपने अभी तक देखी होगी कि ये 1 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 1 है ना, सब के सारे जितने भी पॉड्स हैं सब 1 आउट ऑफ 1 आ रहे हैं। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये 1 आउट ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब होता है? मतलब एक कंटेनर के अंदर एक कोड रनिंग हो रहा है ना ये। नहीं, उल्टा बोल दिया तुमने, एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रन हो रहा है। हाँ सॉरी, हाँ। हाँ। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर मैं इस पॉड को डिस्क्राइब करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये आपका पॉड का नाम है, ये पॉड का नेम स्पेस है, ये प्रायोरिटी है, सर्विस अकाउंट डिफॉल्ट। सर्विस अकाउंट के भी बारे में हम बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम ये देख कंट्रोल नोड पे चल रहा है, ठीक है। स्टार्ट टाइम है इसका मंडे 15 तारीख को ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये इसका लेबल है, लेबल का इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक पॉड से दूसरे पॉड के बीच में क्रॉस कनेक्शन बनाते हो। लेट्स से आपने स्टोरेज अटैच किया, आपने नेटवर्क अटैच किया, आपने और भी बहुत सारे काम किए। अब उन सबको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा पॉड के साथ कनेक्शन बनाना है? तो ये हेल्प करते हैं लेबल्स। लेबल्स आपको हेल्प करेंगे, इसको हम देखेंगे, ठीक है। ये इसका अपना है एनोटेशन हो गया कि ये बता रहा है कि क्या पॉड की आईपी है, ठीक है। स्टेटस बता रहा है कि पॉड आपका अप है, रनिंग है। पॉड की आईपी दिखाया इसने, ठीक है, यहाँ तक। कंट्रोल कौन कर रहा है? देखो अब आप सवाल पूछ सकते थे मेरे से कि आप मुझे एक चीज बताओ कि इस पॉड को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट, और उस रेप्लिका सेट का ये नाम है। तो जनरली हम नाम ऐसा देते हैं ना ऑब्जेक्ट्स का कि उसके कैटेगराइज होके चले। जैसे कि मैंने डिप्लॉयमेंट का पॉड बनाया था तो मैंने नाम दिया था कि फोरी क्लास हाइफन डिप्लॉयमेंट। तो मुझे पता चल गया कि रेप्लिका सेट इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रेप्लिका सेट का जो नाम है वो कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट से डिराइव हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इवेंचुअली डिप्लॉयमेंट से कंट्रोल हो रहा है। देखो वैसे भी कोई भी डायरेक्टली रेप्लिका सेट से कंट्रोल नहीं करता है। डायरेक्ट जो जो कंट्रोलिंग होती है पॉड्स की वो डिप्लॉयमेंट के थ्रू ही की जाती है, वही बेस्ट तरीका होता है पॉड्स को मैनेज करने के लिए। अब इसके नीचे आओ, ये तो थी पॉड की स्टोरी, ठीक है। इतना पार्ट क्या बता रहा था पॉड के बारे में। पॉड क्या होता है? पॉड इज अ रैपर। रैपर के अंदर क्या होता है? कंटेनर। तो यहाँ पे आओगे तो कंटेनर। तो जब मैंने आपको बताया था, डिफाइन किया था, तो मैंने कहा था कि मैं कंटेनर को स्पेसिफिकली नाम दे रहा हूँ कि ये फोरी क्लास कंटेनर। इसका मतलब है इस पॉड के अंदर मेरा ये कंटेनर चल रहा है। इस कंटेनर की देखो आईडी है, जैसे पॉड की आईडी थी वैसे ही कंटेनर की भी आईडी होती है। ये कंटेनर का आईडी है, ये कंटेनर का इमेज है, देखो मैंने दिया था ये इमेज। इसको याद रखो 7.9 2009, ये मेरा सेंटोस का रिलीज है। इमेज की आईडी जहां से इसने ये इमेज को डाउनलोड किया है, ये पोर्ट है जो मैंने ओपन किया है,
अपने कंटेनर का मैंने 80 पोर्ट ओपन किया है, होस्ट का पोर्ट हो गया 0 टीसीपी। आप मैपिंग कर सकते हो। कमांड ये साथ में दी हुई है, स्टेट आप देख रहे हो, ये कंटेनर का स्टेट है। एक चीज याद रखना, ये पॉड का स्टेटस होता है और ये कंटेनर का स्टेट होता है। देखो ये स्टेट होता है और वो स्टेटस होता है। कंटेन पॉड का हमेशा स्टेटस होता है और कंटेनर का हमेशा स्टेट होता है। स्टेट हो सकता है कंटेनर में। स्टार्ट कब हुआ है ये बता रहा है, रेडी है नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कंडीशंस, ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं। वॉल्यूम्स, ये सब तो काफी डिटेल्स है, इनको भी बाद में देखना। नीचे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब भी आपका इवेंट होता है, ये देखो इवेंट, कि ये आपका सबसे पहले देखो क्या होता है, स्केड्यूल हुआ। सबसे पहले स्केड्यूल कौन करता है, स्केड्यूलर। आपको याद है मैंने बताया था कि सबसे पहले पॉड को कौन स्केड्यूल करता है, स्केड्यूलर। स्केड्यूलर ने सबसे पहले देखा कि इसको इस नोड पे डालना है, देख रहे हो, कंट्रोल नोड, क्योंकि मेरे पास एक ही नोड है। फिर इसने क्या किया, पुल किया। क्या पुल किया इसने, इमेज को पुल किया। तो इसने बोला ऑलरेडी प्रेजेंट, इस मशीन पे ऑलरेडी इमेज डाउनलोडेड है। फिर इसने क्या किया, इसने किया क्रिएट। अभी देखो किसने किया ये भी बता रहा है, क्यूबरनेटिस के किस ऑब्जेक्ट ने रोल प्ले किया है वो भी बता रहा है। क्यूबलेट ने पुल किया इमेज को, क्यूबलेट ने क्रिएट किया कंटेनर को, ठीक है, क्यूबलेट ने स्टार्ट किया कंटेनर को, क्रिएट करके स्टार्ट किया। तो ये आपको स्टेट बता रहा है। हो सकता है कि आपका जो पॉड है वो ना रन हो, किसी रीजन से फेल कर जाए, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको मेजर रीजन पता चलता है कि क्यों आपका पॉड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि एक एक पॉड के अंदर एक कंटेनर। अब मैं बात करूंगा एक पॉड के अंदर दो कंटेनर्स की। तो उसके लिए मैंने एक और YAML फाइल बना के रखी हुई है, ठीक है। ये सब YAML फाइल्स देखो आपको बना सकते हो, आप अपना वैलिडेट भी कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन आप कैसे वैलिडेट करते हो, आप जो है ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे, मतलब ऑनलाइन जा सकते हो और वहां पे जाके आप अपनी YAML फाइल को देख सकते हो कि कोई डिक्लेरेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई सिंटेक्स तो मैंने गलत नहीं लिख दिया, कहीं स्पेस वगैरह तो फालतू नहीं लगा दिया। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि मैंने इसके अंदर लिखा क्या है, क्योंकि मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसके अंदर लिखा क्या है। तो देखो एपीआई वर्जन ये हो गया, डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा। अब देखो नाम इसका डिप्लॉयमेंट ही है, रेप्लिका 2, ये सब तो आपने पहले भी देखा था। यहाँ पर देखो कि यहाँ पे एक है आपका कंटेनर जिसका नाम है NGINX कंटेनर, और इसमें इमेज जो मैंने उठाई है लेटेस्ट। इमेज कौन सी उठाई है मैंने, लेटेस्ट। पोर्ट मैंने 80 ओपन किया है। फिर एक दूसरा कंटेनर है, उसका नाम है CentOS कंटेनर, और उसका इमेज और उसका बिल्ड नंबर, और इस पे मैंने कमांड चलाई है बिन स्लिप और इन्फिनिटी, ठीक है। तो दो कंटेनर्स है अभी मेरे पास। अब मैं सबसे पहले पहले तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को kubectl गेट डिप्लॉयमेंट को पहले मैं वेरीफाई करता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दो चीजें मैसअप हों आपस में। अब आप बोल सकते हो कि अपडेट कर दो, वो भी कर सकते हैं, बट अभी हम अपनी लैब को खराब नहीं करना चाहते, तो अभी हम इसको फ्रेश टेस्ट कर रहे हैं। तो kubectl गेट पॉड करोगे तो यहाँ देखो, आपको अगर इसका देखोगे तो ये भी टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक पॉड आपका डिलीट हो रहा है। अब मेरा नया जो डेफिनेशन है, नई जो फाइल है वो यहाँ पे 3.yaml, जिसके अंदर अब दो कंटेनर आएंगे। दो कंटेनर आने का मतलब क्या होता है कि अभी जो वन था ना, 1 आउट ऑफ 1, अभी 2 आउट ऑफ 2 होना चाहिए। क्यों, अब कंटेनर्स बढ़ गए। तो लेट्स से अब हम अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट, तीसरी फाइल है मेरी। देखो अप्लाई किया मैंने। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, गेट पॉड करूंगा, गेट पॉड, अब देखो ये क्या कर रहा है, कंटेनर बना रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिख रहे हैं कि अभी यहाँ पे बोल रहा है 0 आउट ऑफ 2। 0 आउट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि दो कंटेनर्स मेरे टोटल डिफाइन है, जिसमें से कि मेरे 0 चल रहे थे, अब आप देख रहे हो 2 बाय 2 चल रहे हैं। तो दोनों के दोनों कंटेनर्स अप हो गए। तो ये मतलब होता है, कभी कोई सवाल पूछ देगा ना आपसे कि 2 आउट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, तो उस समय आप जो है इसका आंसर दे सकते हो। अब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, kubectl डिस्क्राइब पॉड। अब इसको डिस्क्राइब पॉड करते हैं और यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये बताएगा आपको कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम देख रहे हो, डिप्लॉयमेंट का नाम, इसका नेम स्पेस, ये सब तो आप देख रहे हो। सर्विस अकाउंट डिफॉल्ट में जाता है क्योंकि मैंने अभी तक कोई सर्विस अकाउंट दिया नहीं है, ये सारे आपको पता ही है। ये पॉड की आईपी है। एक चीज याद रखना, एक पॉड के अंदर चाहे आप 10 कंटेनर चला लो, आईपी सेम रहेगी। आईपी हमेशा सेम रहती है कंटेनर पॉड के लिए, क्योंकि क्यूबरनेटिस हमेशा पॉड को आईपी देता है, कंटेनर्स को आईपी नहीं देता है। सारे कंटेनर्स जो इसके अंदर है वो इसी आईपी को शेयर करेंगे, ठीक है। जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और देखेंगे। अब यहाँ देखो रेप्लिका सेट है। अब रेप्लिका सेट क्या करता है, ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेप्लिका सेट से कंट्रोल हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंटेनर कौन सा, NGINX कंटेनर,
ये इस कंटेनर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी माउंटिंग भी है। सेकंड कंटेनर कंसेंट ओएस कंटेनर, यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी कमांड, यहाँ पे कोई कमांड आपने पोर्ट वोट दिया नहीं है होस्ट का, और ये इसका स्टेट है। तो कंटेनर्स के इंडिविजुअल स्टेट होते हैं, देखो ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये रनिंग में है। ऐसे ही ये पॉड है, तो पॉड का स्टेटस कैसे निकल रहा है, रनिंग, ये निकलता है इन दोनों के स्टेटस से। यहाँ पे आप देखोगे तो पॉड रेडी टू स्टार्ट, इनिशियलाइज, रेडी, कंटेनर रेडी, पॉड शेड्यूल। अब वही सेम चीज आपको यहाँ दिखेगी, जो कॉल फ्लो होता है ना वो आपको यहाँ दिखेगा। पहले डिफॉल्ट शेड्यूलर मतलब क्यूब शेड्यूलर ने सबसे पहले नोड को ढूंढा, उसके बाद क्यूबलेट ने अपना काम किया, पुल किया इमेज nginx का, पुल कर लिया, तो इसमें बोल दिया पुल कर लिया। क्रिएट किया इसने कंटेनर nginx का, स्टार्ट किया कंटेनर। इसके बाद इसने नेक्स्ट को पुल किया, सेंटोस को, नेक्स्ट को इसने पुल्ड कर दिया, मतलब हो गया कंप्लीट। क्रिएट किया कंटेनर को और स्टार्ट किया कंटेनर को। तो यहाँ से आपको अपने पूरे के पूरे पॉड का स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि अब आपके पास 2 पॉड है, और नंबर ऑफ कॉपीज आपकी है, तो बिकॉज क्योंकि आपने रेप्लिका लिखा है, आप अपने रेप्लिका को चेंज करोगे तो वो नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती घटती रहेगी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं। अब लेट्स से कि आपने ये सारा काम कर दिया, आपने अपना पॉड डिप्लॉय कर दिया, बहुत बढ़िया, आपका पॉड चलने लगा। अब अचानक किसी ने बोला कि यार मुझे तो अपग्रेड करना है, जैसे कि आप अपना वीएम अपग्रेड करते हो ना, अपने एप्लीकेशन अपग्रेड करते हो, तो आप क्या करते हो अपग्रेड में, वीएम अपग्रेड में क्या करते हो, नई इमेज लेते हो, नई इमेज से वीएम लॉन्च कर देते हो। तो जब आप नई इमेज लॉन्च करते हो तो ऑब्वियसली अपग्रेड में क्या होता है, इमेज का बिल्ड नंबर चेंज हो जाता है, जो भी आपका आरएनडी ने इमेज में डाल के दिया होगा पैकेज, आपको नया पैकेज मिल जाता है। क्यूबरनेटिस के अंदर भी यही सेम चीज फीचर होता है अपग्रेड, कि आप अपने जो क्यूबरनेटिस में देखो दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका कंटेनर इमेज, दूसरा होता है आपका YAML फाइल। कंटेनर इमेज क्या होता है, वो इमेज जिससे आपका एप्लीकेशन रन करेगा। YAML फाइल क्या होता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिकेशन, जिससे कि आपका वो ऑब्जेक्ट चलता है, पॉड चलता है। बेसिकली एंड टारगेट हमारे पॉड्स होते हैं, तो जो पॉड चलते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको अपडेट करनी होती है तो कुबरनेटिस में आपको अपने आरएनडी से दो ही चीजें मिलती है, एक इमेज और एक YAML। तो जब आपका अपग्रेड आया और आपकी इमेज अपडेट हो गई, ठीक है, लेट्स से कि आपकी इमेज अपडेट हो गई, तो उस केस में आप अपनी इमेज को कैसे अपडेट करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इमेज को अपग्रेड करते हैं अपने पॉड्स की इमेज को। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो डेफिनेशन में आपको एक चीज मिलेगी कि यहाँ पर जो कंटेनर की जो इमेज है सेंटोस की वो लेटेस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसकी जो इमेज है वो है nginx की भी लेटेस्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्राइब कोड कमांड थी ना, इसके आगे मैं ग्रैब कर देता हूँ। ग्रैब क्या करते हैं हम, इमेज, ताकि आपको एक ही सीधा वो दिख जाए, ठीक है, इमेज। अब देखो, यहाँ आप देख रहे हो nginx लेटेस्ट, और ये अब उसकी आईडी भी है, और ये CentOS लेटेस्ट। अब मेरा यूज केस ये कहता है कि मुझे अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड से पहले देखो आपके रेपोजिटरी में CRICTL, ठीक है, इमेज लिस्ट, ये तो मैं लोकली चला रहा हूँ। आपकी जो रेपोजिटरी होगी, पहले आपको अपनी रेपोजिटरी में इमेज डालना होगा। और लेट्स से कि मेरे पास nginx के देख लो कितनी सारी इमेजेस हैं, मैंने लेटेस्ट फॉलो किया है ये वाला, और CentOS के केस में भी मैंने लेटेस्ट फॉलो किया है, ठीक है। पर अब मैं इसको अपग्रेड करूंगा, अब मैं इसको चेंज करूंगा, अब वो हम कैसे करेंगे, अपग्रेड की कमांड यूज करेंगे। तो देखो इसके लिए आपको अब पूरे के पूरे YAML को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो क्या होता है, एक तरीका और होता है इसको करने का, कि आप kubectl एडिट डिप्लॉयमेंट कर दो, और उसके बाद वहीं से आपका kubectl पहले गेट करते हैं, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट हाइफन ओ YAML, सॉरी पहले तो गेट डिप्लॉयमेंट ही कर लो, इसके बाद इसका नाम दोगे, ठीक है, यहाँ से फिर हाइफन ओ YAML। तो एक तो बेस्ट तरीका क्या कहता है, बेस्ट तरीका ये कहता है कि यहाँ से जाओ और यहाँ पे जहां जहां आपने इमेज का आईडी दिया हुआ है, वहां वहां से जाके आप इमेज आईडी को चेंज कर दो, ठीक है। तो इसमें आप अपनी स्पेसिफिकेशन में जाओगे, स्पेसिफिकेशन में जाके जैसे यहाँ CentOS लेटेस्ट लिखा हुआ है, ऐसी nginx लेटेस्ट लिखा हुआ है, इसको आप बदल दोगे, तो ये भी एक तरीका होता है। दूसरा होता है kubectl कमांड के थ्रू। kubectl कमांड कहता है कि आप अपनी इमेजेस को बदल सकते हो, कैसे, सेट कमांड यूज करके। तो यहाँ पे आप लिखते हो kubectl सेट इमेज, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका डिप्लॉयमेंट स्लैश के4ई क्लास डिप्लॉयमेंट। तो आपको अपना ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। ये देखो, ये डिफाइन करने का एक तरीका होता है क्यूबरनेटिस का, वो पहले अपने ऑब्जेक्ट की क्लास बताता है कि जैसे ये डिप्लॉयमेंट है, और उसके बाद फिर उसका नाम लेता है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा।
फिर आपको कंटेनर की कौन सी इमेज को बदलना है, जैसे कि nginx कंटेनर है मेरा, उसमें nginx को 1.0 कर दो, और जो CentOS कंटेनर है उसके अंदर जो मेरा इमेज है उसको 7.9 कर दो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ अपने जो पॉड है उसके अंदर दो कंटेनर चल रहे हैं, उन दोनों कंटेनर्स की इमेज को मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ तो एक चीज जो मुझे समझनी होती है वो है पहले की एक कमांड होती है, वो बताती है आपकी हिस्ट्री, कि कितनी बार आपका जो है क्यूबरनेटिस में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने अपग्रेड किया है। तो अगर आप लिखते हो क्यूबसीटीएल रोल आउट हिस्ट्री, क्यूबसीटीएल रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट, और ये आपका नाम। तो देखो एक काम हम करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। क्यूबरनेटिस में आपको सबसे पहले क्लास लिखनी होती है, कि किस क्लास की आप ऑब्जेक्ट का नाम, की डिप्लॉयमेंट, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर का नाम। तो यहाँ पे आपने जब रोल आउट लिखा, रोल आउट हिस्ट्री, तो इसने आपको बता दिया कि इस पर्टिकुलर में एक ही रिवीजन हुआ है, मतलब ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, कोई रिवीजन नहीं है। तो अब मैं अगर इसके बाद कितनी बार भी सेट करूंगा ना, तो ये यहाँ पे मुझे बताता जाएगा, ये रिकॉर्ड करता है। अब ये रिकॉर्ड कैसे करता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके। इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया कि इमेज अभी कौन सी हमारी चल रही थी, लेटेस्ट चल रही थी। अब आप यहाँ अगर देखोगे तो ये देखो क्या बोलता है, रिवीजन 2, मतलब ये कि आपकी इमेज जो है वो अपडेट हो गई है। आप अगर इनको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइफन हाइफन रिवीजन, रिवीजन इक्वल टू 2। तो ये देखो बताएगा, ये बताएगा कि आपने 2 में क्या किया है। 2 में आपने कंटेनर की जो इमेज थी उसको 1.0 कर दिया, और आपने सेंटोस की इमेज को 7.9 कर दिया है। तो वो बता रहा है कि आपने क्या चेंजेस किए हैं सेकंड वाले अपग्रेड में। ऐसे ही आप जितनी बार रोल आउट करोगे उतनी बार ये रिकॉर्ड करेगा। और ये कितनी बार रिकॉर्ड करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी बार क्यूबरनेटिस जो है वो रिकॉर्ड पे रखेगा कि आपने कितने अपग्रेड किए हैं। वो यहाँ पे आपको मिलता है एक पैरामीटर जिसका नाम होता है रिवीजन हिस्ट्री लिमिट। रिवीजन हिस्ट्री 10 है तो ये 10 बार याद रखेगा कि कितनी ये आपने अपग्रेड किया है। ये 10 टाइम्स करता है। अब इसमें आप अपग्रेड भी करते हो, डाउनग्रेड भी करते हो। अब चलो पहले देख लेते हैं क्यूसीटीएल गेट पॉड। यहाँ पे देखो कि अभी 56 सेकंड और 64 सेकंड पहले ये दो नए पॉड्स आए हैं, इसका मतलब है इनमें चेंजेस हुए हैं। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब पॉड, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो nginx 1.0, CentOS 7.9। अब ये लेटेस्ट को रेफर नहीं कर रहा है, मैंने इसको रोल बैक किया है, बेसिकली हमने इसको चेंज किया है, डाउनग्रेड किया है रिलीज को। अब मैं चाहता हूँ एक बार और चेंज करना। तो एक बार और चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पे इमेज का दूसरा बिल्ड लिखूंगा। यहाँ पे अभी देखो मैंने क्या लिखा है कि क्यूसीटीएल सेट इमेज इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पर हो गया कंटेनर का नाम, कंटेनर की इमेज, और कंटेनर की इमेज का बिल्ड नंबर। ऐसे ही दूसरा कंटेनर का नाम, कंटेनर की इमेज और उसका बिल्ड नंबर। तो अभी देखो मैं बदल रहा हूँ। आप अगर यहाँ देखोगे तो वो 1.10 है और 7 CentOS 7.9 है। अब मैंने इसको बदल दिया। सॉरी। जैसे ही मैंने इसको बदला, अब मैं देखूंगा कि ये देखो कंटेनर क्रिएटिंग, तो ये क्यूबरनेटिस ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही क्यूबरनेटिस को आपने कुछ काम पे लगाया, अब आप यहाँ देख रहे हो, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम क्यूबरनेटिस खुद करता है। वो इतना स्मार्ट इनफ होता है कि वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें टेक केयर करता है। अब उसको पता चल गया कि इमेज बदल गई है, तो उसने तुरंत पुराने जितने भी कंटेनर्स थे उनको टर्मिनेट किया, और उसने पहले ही रनिंग में नए कंटेनर्स को रन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन टाइम का कितना मिनिमम है, कि पुरानी इमेज के हटने से पहले ही नई इमेज आ चुकी है पिक्चर में, और पुरानी इमेज जो है वो ग्रेसफुली टर्मिनेट हो रही है। तो एक्सटर्नल क्लाइंट को कई बार पता भी नहीं चलता है कि पीछे बैकएंड में आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, और वो कनेक्शन उसका बना रहता है, और उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अपडेट हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो कितना ईजी है रन टाइम पे चीजों को कंट्रोल करना। ये क्यूबरनेटिस का फायदा है। ठीक है, तो जब तक ये चल रहा है तब तक हम हिस्ट्री देखते हैं, एक बार रोल आउट हिस्ट्री चेक करते हैं। ये रिवीजन 2 था, अब ये मैं रिवीजन 3 देख रहा हूँ। तो रिवीजन 3 मुझे क्या बोलता है कि nginx 1.9 हो गया और CentOS 8.1 हो गया। ये मैं हटा देता हूँ अगर टैग हाइफन हाइफन रिवीजन। तो अब देखो ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आपने फर्स्ट टाइम तो डिप्लॉय किया था, सेकंड एंड थर्ड टाइम दो बार आपने इसको अपडेट किया है। तो इससे आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। ये भी सीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पे प्लीज फोकस रखना है कि कैसे हम अपग्रेड करते हैं पॉड्स का। ठीक है, अब मैं वापस आपको इसका स्टेटस दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी आपका स्टेटस 2/2 अप हो गया। ये आप समझ गए ये चीज। अब जी क्यू सी समझ में टी आ एल रहा है। आ रहा है ना समझ में, कि देखो कैसे
कैसे ये चीजें कोरिलेटेड है, कैसे नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ते हैं, कैसे अपग्रेड होता है, ये सारी चीजें। और क्यूबरनेटिस कैसे इंटेलिजेंटली वो करंट को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, पहले उसने नया रन किया है, उसके बाद उसने फिर टर्मिनेट किया है। इसका मतलब कि वो मेक श्योर कर रहा है कि आपका कहीं भी लॉस ना हो। ठीक है। अच्छा, ये वाला तो पॉड है ही नहीं, ये डिलीट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे ये वाला ट्राई करें, ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला। देखो ये भी एक तरीका होता है, जस्ट मतलब अपना अपना स्टाइल है लिखने का। क्यूसीटीएल डिस्क्राइब पॉड स्पेस भी लिख सकते हो, स्लैश भी लिख सकते हो, क्योंकि क्यूबरनेटिस जो है ना वो इस तरीके से डिफाइन करता है। आपने ऑब्जेक्ट बता दिया, क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्लास, क्या है, पॉड। और ये आपका पॉड का नाम। ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट क्लास लिखोगे डिप्लॉयमेंट, उसके आगे आप डिप्लॉयमेंट का नाम जो आपका ऑब्जेक्ट आईडी है। ऐसे ही आप लिखोगे रेप्लिका सेट, इसके आगे उसका नाम। तो स्लैश करके भी कर सकते हो, स्पेस करके भी कर सकते हो, ये तो आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं फिलहाल कि हमारे पॉड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो पॉड की आईपी है, ठीक है, ये मेरे कंटेनर का, यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्ड नंबर है 1.9.14। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंटोस हो गया 8.1। कितना फास्टली मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। ये एप्लीकेशन जो कि अभी 7.9 पे चल रहा था, बहुत ही फास्टली 8.1 पे आ गया। तो अब देखो अपग्रेड कितना सुपर फास्ट है कुबरनेटिस के अंदर। तो ये इसका एडवांटेज होता है। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलती रहेगी, देखो ये जरूर नजर रखना, कभी भी इवेंट जरूर देखना। यहाँ पे आपको कॉल फ्लो क्लियर हो जाएगा। कई बार इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन सा पिक्चर में आया, इवेंट कौन कौन से इवेंट हुए हैं। कोई पूछेगा कि पॉड डिप्लॉय होता है तो क्या क्या होता है, इवन दो इसका कॉल फ्लो डिटेल है, ये जो आप देख रहे हो हाई लेवल पे देख रहे हो, पर यहाँ से आपको फिर भी एक आइडिया मिल जाता है कि डिफॉल्ट शेड्यूलर आया, उसके बाद क्यूबलेट ने अपना काम शुरू कर दिया। तो आपको पता लग गया ना कि कर कौन रहा है पॉड को मैनेज, क्यूबलेट। क्यूबलेट ही ये सारे काम करता है नोड पे जाके। और शेड्यूलर का काम क्या होता है, नोड को सिलेक्ट करना कि कौन से नोड पर हम इसको लॉन्च करेंगे। तो देखो ये जो क्यूबरनेटिस करता है तो ये स्लैश करके ही डिस्टिंग्विश करता है, ये स्पेस यूज नहीं करते हैं, ये स्लैश यूज करते हैं, तो ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेम स्पेस, ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट का नाम। ठीक है, और सॉरी, पॉड का नाम, डिप्लॉयमेंट का नहीं है, इसका नाम। तो ये सब चीजें आपको समझ में आई थोड़ा बहुत, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, पॉड कैसे चलता है, कैसे मैनेज होता है। पॉड की स्पेसिफिकेशन, अभी तो मैंने स्पेसिफिकेशन में कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी मैं आपको कॉन्फ़िग मैपिंग बताऊंगा, कमांड्स कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम सीपीयू रैम असाइन करते हैं अपने कंटेनर्स को, कैसे हम कोटा बनाते हैं, कैसे हम आईपी असाइन करते हैं, और कैसे मैं इस पॉड को बाहर से एक्सेस करवाऊं। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये पॉड की जो आईपी है, क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बताता है कि इस पॉड की आईपी 101, इस पॉड की आईपी है 100। क्या मैं इस आईपी को बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं। ये आईपी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है, बस सिर्फ और सिर्फ इस नोड के अंदर, देख रहे हो, सिर्फ इसके अंदर है। और यही सेम चीज अगर मैं बाहर से ट्राई करूंगा तो मेरा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क ही सिर्फ वर्कर नोड के अंदर चलता है, मतलब ये कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर ही ये नेटवर्क चलता है, बाहर के लिए आपको ओवरले नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। और आप सर्विस डिफाइन करोगे, सर्विस को डिफाइन करके आप अपने इन पॉड्स को, ये जितने भी पॉड्स हैं चाहे इसमें प्लस हो या माइनस हो, उन सबको आप एक सर्विस से मैप करोगे। तो जब आप सर्विस से मैप कर दोगे तो उसकी आईपी की हेल्प से आप अपना पॉड को एक्सेस कर सकते हो बैकएंड में, चाहे वो पॉड 1 हो या पॉड 2 हो, कोई भी हो। ठीक है, ये सब एज तो ए हम देखेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करता है ना सर? हाँ, पॉड फॉरवर्डिंग तो जैसे डॉकर में था बेसिकली पोर्ट ये फॉरवर्डिंग। नेटिंग, ये बेसिकली नेटिंग पे काम करता है। नेटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो आईपी है, जब आप बाहर जाओगे तो आउटसाइड वर्ल्ड को ये आईपी कभी नहीं दिखेगी। आउटसाइड वर्ल्ड को कौन सी आईपी दिखेगी, ये वाली। कौन सी आईपी, जो कि यहाँ पे आपके वर्कर नोड की है। तो वर्कर नोड की आईपी है 192.168.56.3। तो जब भी ये पॉड बाहर जाएगा, आउटसाइड कम्युनिकेट करेगा, तो ये आईपी किसी को नहीं दिखेगी, ना ये दिखेगी ना ये दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये नेटिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इंटरनल आईपी गेट ट्रांसलेटेड इनटू एक्सटर्नल आईपी, और जब वापस आता है तो रिवर्स नेटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स नेटिंग। मतलब ये कि जब बाहर से कोई कनेक्ट करता है तो वो इस वर्कर नोड की आईपी को कनेक्ट करता है, और ये इंटरनली लेकर जाएगा जहां भी लेके जाना है। अब देखो ये अभी डायरेक्टली नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सर्विस डिफाइन नहीं करी है। जब तक आप सर्विस नहीं डिफाइन करोगे आप अपने पॉड्स को रीच नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने पॉड लॉन्च करना सीख लिया, आपको पता चल गया कि पॉड कैसे मैनेज होता है। अब आप नेक्स्ट क्लास में नेटवर्किंग सीखोगे कि कैसे नेटवर्किंग कनेक्ट की जाती है, और कैसे इस कंटेनर के अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रहा है उसको बाहर से एक्सेस किया जाए, या
इस पॉड के अंदर का कोई ऑब्जेक्ट कंटेनर बाहर के किसी कंटेनर से बात करे। तो हम नेटवर्किंग की बात करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे फिर नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया जो मैं आज बताया मैंने आपको ये सब चीजें? ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं लिया मैंने, छोटा टॉपिक लिया है बड़ा क्योंकि ये आप YAML फाइल सर कहाँ से, वो कुबरनेटिस के साइट से मिल जाएगी ना सर? देखो तो कोई। YAML फाइल्स क्या होता है कि आपको क्यूबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाती है। हाँ हाँ। अदरवाइज सबसे बेस्ट होता है आप अपना जो भी जैसे लॉन्च करना चाहते हो, तो मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था, पहले की किसी क्लास में बताया था कि आप यहाँ पे ड्राई रन करते हो तो जब आप लिखते हो कोई भी एक चीज जैसे कि, तो वो आपको एक सैंपल फाइल जनरेट करके दे देता है। वो सैंपल है, एडिट तो आप करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ कमांड लिखा QCTL रन, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, इमेज का दे दिया, कमांड दे दिया, और यहाँ पे ड्राई रन क्लाइंट लिख दिया। तो जब आप ड्राई रन क्लाइंट लिखोगे और -o YAML कर दोगे तो ये आपको एक सैंपल फाइल बना के दे देगा। इसने डिप्लॉय नहीं किया। जब आप कभी भी ड्राई रन लिखते हो वो डिप्लॉय नहीं करता है, वो क्या करता है, वो एक फाइल बना देता है। तो सीके के एग्जाम में क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि एक पॉड लॉन्च करो, उस पॉड में ये इमेज सेलेक्ट, कोई एक इमेज का नाम दे देंगे, इमेज का टैग दे देंगे, बोलेंगे एक कमांड रन करनी है और आप उसको रन करो। तो आपके पास तो YAML पहले से होगी नहीं। जैसे मान लो मेरे पास YAML थी, मैंने कॉपी पेस्ट किया आपके सामने अप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे यार मेरे को YAML कहाँ से मिलेगी? तो आप अपनी YAML को जनरेट कर सकते हो। अब ये जो आप जनरेट करते हो ना, तो इसमें देखो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि आपको kubectl रन के आगे जो आर्गुमेंट्स है ना, लेट से आपको कमांड चलो मिल गया, लेकिन बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे नहीं। अब यहाँ देख रहे हो ना, इसने एक बेसिक YAML बनाई है। तो आपको इस बेसिक YAML को एडिट करना पड़ेगा, क्यूबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि लेट से वो कहता है कि मुझे ना यहाँ कमांड में कुछ और ऐड करना है, स्लीप की जगह कुछ और कराना है, तो आप वहां पे कुछ ऐड कर सकते हो। वो बोलता है कि मुझे माउंटिंग करानी है, तो आप माउंटिंग भी कर सकते हो। तो आपको एक सैंपल, और आप अपना सैंपल वैलिडेट कर सकते हो ऑनलाइन, एग्जाम में नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में वैलिडेटर नहीं मिलेगा। आप एग्जाम में सैंपल यहाँ से जनरेट कर सकते हो, आप अपने आर्गुमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और आप अपनी YAML फाइल को अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए आपको। क्यूसीके के एग्जाम के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको हैंडी करनी पड़ेगी, कैसे होता है। अब आपको पता चल गया, अच्छा ऐसे लॉन्च होता है, ठीक है फटाफट मैं लॉन्च कर लूंगा, और जो भी चेंजेस होंगे VI करके मैं चेंज कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं सीधा अप्लाई करूंगा। ये जो फाइल मैंने जो इसको मैं फाइल में रीडायरेक्ट करूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा sample.yaml, और मैं sample.yaml में फटाफट मैंने बना लिया। अब मैं इसको सीधा एडिट करूंगा, फटाफट एडिट करूंगा और देखूंगा कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे यहाँ नाम बदलना है, कंटेनर कमांड जो भी बदलना है, सब कुछ बदलूंगा और मैं फटाफट इसको अप्लाई कर दूंगा। सीधा लिखूंगा kubectl अप्लाई -f और इस फाइल का नाम, ये इमीडिएटली रन कर देगा। तो आप देख रहे हो कि आपको बड़ा स्मार्टली पेपर देना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो आपको टिप पे रखनी पड़ेगी। आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप बैठ के YAML फाइल बनाओगे या उसको वैलिडेट करोगे, फिर तो आपका एग्जाम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जी जी, समझ गया। ठीक है। मतलब एग्जाम में कम्युनिटी का साइट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना सर? वो आपको एक चलो मैं बता देता हूँ, कुबरनेटिस के एग्जाम में आपको बेसिकली एक पीसी मिलता है, रिमोट पीसी, विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज नहीं होता, वो लिनक्स मशीन होती है, लिनक्स डेस्कटॉप मिलता है। उस लिनक्स डेस्कटॉप में आपको एक टर्मिनल ओपन करके वहां से आपको अपना वहां से ना अपने एनवायरनमेंट कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर होते हैं कुबरनेटिस के, जिसमें वो अलग अलग प्रेप क्वेश्चन देते हैं। अब कहीं वो तुमसे क्या कहते हैं कि क्लस्टर को रीडिप्लो वो करवाएंगे, रिस्टोर करवाएंगे बैकअप से, कहीं वो बोलेंगे नेटवर्किंग करो। तो वो 2-3 एनवायरनमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि एक एनवायरनमेंट अगर मान लो खराब हो गया तो बाकी का पेपर तो हो सकता है। तो इसलिए तो ये उसमें क्या करना होगा कि वहां पे तुम अपना एनवायरनमेंट कनेक्ट कर लोगे, प्लस वहीं पे ब्राउजर खोलोगे तो ब्राउजर में तुम क्यूबरनेटिस की साइट खोल सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है kubernetes.io करके जो साइट होती है, वहां से आप उसका डॉक्यूमेंट देख सकते हो और डॉक्यूमेंट देख के वहां से अपने सैंपल्स निकाल सकते हो। कुछ कमांड्स भी कर सकते हो। लेट्स से कि अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, अरे यार इसमें कौन सी क्या होता है कमांड, हाइफन हाइफन, कोई बात नहीं, क्यूबरनेट सीधे जाओ वहां जाके उसकी सैंपल उठा लो कमांड। जैसे ही सैंपल कमांड उठाओगे वहां से अपना YAML बना लो, सीधा ड्राई रन करके YAML बना लो। तो ये एक्सेस आपको मिलता है डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन उसको स्मार्टली यूज करना पड़ता है। ठीक है। ये जो मैंने आपसे जो अभी तक जो 3-4 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सारे पेपर में आते हैं, पहले बता दो। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। पॉड डिप्लॉय करवाएगा आपसे, ठीक है, नंबर ऑफ रेप्लिकास भी डिप्लॉय करवाएगा आपसे, नेटवर्क कनेक्ट बनवाएगा, नेटवर्क कनेक्ट भी करवाएगा। आपको क्या कहते हैं कि ये भी देगा कि सैंपल ड्राई रन करके अपना बनाओ, और उसके बाद क्या कहते हैं रोल आउट भी करवाएगा, अपग्रेड करो, इमेज अपग्रेड करो, क्यूबरनेटिस अपग्रेड भी करवाएगा कि बोलेगा वर्कर नोड को अपग्रेड करो, पूरा क्यूबरनेटिस अपग्रेड करो।
बैकअप एंड रिस्टोरेशन से रिस्टोर भी करवाएगा, बोलेगा बैकअप लेके रिस्टोर करो। एक क्वेश्चन में वो आपसे ये भी करवा सकता है कि बोलेगा कि एपीआई सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, अब देखो जरा क्या प्रॉब्लम है, तो आपको एपीआई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलनी होगी, वहां जाके आपको मिस्टेक ढूंढनी होगी कि क्या मिस्टेक है, और उससे आपको अपना एपीआई सर्वर का ठीक करना पड़ेगा। मतलब ये कि क्यूबरनेटिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लस्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो एक्सेस कर रहे हो क्यूसीटीएल वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपको अपनी क्यूबरनेटिस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिससे कि आप अपना क्यूब एपीआई सर्वर से कनेक्ट करते हो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो बताएगा कि इसको ठीक करो, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ होती है फाइल, क्या गलती है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। क्यूबरनेटिस का एपीआई सर्वर ही डाउन होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्यूबसीटीएल करते हैं, गेट पॉड करते हैं, तो वहां पे जब आप गेट पॉड करोगे तो आपको जो एपीआई सर्वर है, जैसे यहाँ पे एपीआई सर्वर दिख रहा है ना, वो फॉल्टेड में दिखेगा। तो आपको उसको जाके देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपको पता ही है कि क्यूबरनेटिस की डिफॉल्ट फाइलें कहाँ होती हैं, ईटीसी क्यूबरनेटिस। यहाँ पे जाके आपको सारी चीजें मिलती हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एडमिन मिलता है, ये सब हम करेंगे असाइनमेंट, इसकी टेंशन मत लो, ये सब हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी गलत कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो क्यूबलर डॉट कॉन्फ है, स्केड्यूलर डॉट कॉन्फ है, ये सब आपके जितनी भी सर्विसेज है, कंट्रोलर मैनेजर डॉट कॉन्फ, तो यहाँ से आपकी सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। लेकिन जो क्यूबरनेटिस रन टाइम पे काम करता है वो सब कुछ आपको YAML में मिल सकता है। आप पूरा का पूरा जो है वो YAML लेके आप अपना एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जैसे लोगों का सवाल होता है ना कि मैं रनिंग किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एडिट वाला भी बता दिया और फाइल के थ्रू भी बता दिया। फाइल वाला तरीका ज्यादा सेफ होता है क्योंकि उसमें आपको नुकसान नहीं होता है, और आप अपनी फाइल को वैलिडेट भी कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके। क्लियर हो गई। हाँ। चलो फिर हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, वेडनेसडे को। नेक्स्ट वीक मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास ना लैपटॉप होगा ना कोई कनेक्टिविटी होगी, तो नेक्स्ट वीक क्लास नहीं हो पाएगी। तो ठीक है। कोई एटलीस्ट वेडनेसडे एंड फ्राइडे की क्लास अगर अटेंड कर पाओ तो अच्छी बात है, ताकि हम काफी कोर्सेज को कवर, कोर्स का काफी कंटेंट कवर कर लें एक बार, ठीक है है सर, कोशिश ठीक है। करूँगा। ओके। ना। आई होप कि अभी तक आपको काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कुबरनेटिस को लेके। समझ में तो आ रहा है सर, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? देखो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, लैब तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब आपको अपने, हाँ। मैं भी देखो अपने लैपटॉप पे ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे, क्लाउड के एनवायरनमेंट में जाके भी वीएम लॉन्च करी, वहाँ चार्जेस भी लगे मेरे ऊपर, बट फाइनली थक हार के मैं अपने लैपटॉप पे आया, और लैपटॉप पे मैंने एक सिस्टम बनाया सिंपल, और इस पे मुझे जो प्रैक्टिस करनी होती है मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सीके के एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के तो भूल जाओ कि निकलेगा। प्रैक्टिस हुँ। ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस आप तब करोगे। अब देखो एक चीज जो डिफरेंट है, चाहे सीके के जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो आप सिर्फ क्वेश्चंस का रट्टा मारते हो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस करके आप क्या करते हो, एग्जाम दे आते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। आपको पता ही नहीं कि पॉड को कंट्रोल कौन कर रहा है और कैसे कंट्रोल कर रहा है, और उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। समझो कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है, नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे नेटवर्क अपने किसी भी सर्विस को कनेक्ट करता है। तो वो सब चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, प्लस थ्योरी भी सीखोगे। तो इसलिए ये जो कोर्स है ये सिर्फ सीके एग्जाम के लिए नहीं है, ये सीके एग्जाम को इंक्लूड करता है, लेकिन ये आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करता है जो कि आपको आता है। अभी देखो मैंने आपको पॉड के साथ साथ जो है बताया था कि सर्विस अकाउंट यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा था। आपने देखा था कंटेनर की डेफिनेशन में, जब आप पॉड डेफिनेशन देख रहे थे तो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि यहाँ पे जो इसका अकाउंट है, सर्विस अकाउंट, देखो डिफॉल्ट आ रहा है। हुँ। अभी तक आपने अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्यूबरनेटिस में अकाउंट होते हैं अलग अलग, और आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट यूज कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं वेडनेसडे।